नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। आज लास्ट वीडियो है, ये क्लास 12th का हिस्ट्री है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो ये सोरतुघोई से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। सही बात है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दूर कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। सही बात है। पुरुषों और महिला दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। ये बात भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास था नहीं। बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। ऑप्शन 3 नंबर गलत है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्त स्थान की प्राप्ति करें। देखिए, शंख मिला है बालाकोट से, लाजवर्द मणि मिला है सुरतुघोई से, तांबा है खेतड़ी से और सोना है दक्षिण भारत से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। हड़प्पा व्यापार समुद्र मार्ग से भी होता था। सही बात है। दिल्वन के लेख में हड़प्पा को मेहुला कहा गया है। गलत है। ये जो मेहुला है, मेसोपोटामिया के लेख मेहुला को नाविकों का देश कहा गया है। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला, यह बाट सेलखड़ी नामक पत्थर के बनाए जाते थे। गलत है। ये बाट जो है चर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। दूसरा है, इन बाटों के, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे चर्ट होगा, सेलखड़ी नहीं होगा। दूसरा है, इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली का अनुसरण करता है। ये भी गलत है। देखिए, क्योंकि इसने लिखा है यहाँ पे निचला मानदंड होगा द्विधारी प्रणाली और ऊपरी मानदंड होगा दशमलव प्रणाली। तो असत्य कथन पूछा है तो कोई नहीं होगा, ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। सही बात है। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। ये भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। ये बात भी सही है। हड़प्पा बस्ती की संख्या कम हुई। ये गलत है क्योंकि कम नहीं हुआ, बढ़ा था। हड़प्पा बस्ती की संख्या बढ़ गई थी। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा है? तो लिखा है एस एन राव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजकर्ता और उनके संबंधित स्थलों का मिलान करें। खोजकर्ता है और हड़प्पाई स्थल है। देखिए, पहला है एस आर राव है लोथल, बीबी लाल है कालीबंगा, एम आर मुगल है बहावलपुर, आर एस बिष्ट है धौलावीरा। इस प्रकार ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। सही है। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। सही है। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। 1 2 3 तीनों बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके पूर्व तथा पश्चिमी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। गलत है। पूर्व तथा पश्चिमी नहीं, उत्तर तथा दक्षिणी भाग में। दूसरा है, जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक कक्ष कुआं था। सही बात है। जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने हुए थे। ये बात भी सही है। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सत्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सर्वप्रथम जेम्स प्रीसेस ने हड़प्पाई लिपि समझी थी, गलत है क्योंकि आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है अभी तक। बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये भी गलत है क्योंकि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो इसने पूछा सत्य कथन, तो ऑप्शन डी होगा, ना ही 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? ये निकाले थे जेम्स प्रीसेस ने। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे, प्राकृत में है, सही बात है। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमेइक और यूनानी भाषा में है, गलत है क्योंकि ये पूर्वोत्तर नहीं होगा, पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख होगा। तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित नहीं था, काशी सम्मिलित नहीं था। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक 5 केंद्र थे। पहला राजधानी था पाटलिपुत्रा, दूसरा तक्षशिला, तोसल, स्वर्णगिरी और उज्जैनी। 16 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। यह एक बृहद शिलालेख है, गलत है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, गलत है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए मेरी जुबान से बार बार संस्कृत ही निकल रहा है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखित है, ना कि प्राकृत। तो इसने पूछा सत्य, तो कोई सत्य नहीं है, ना ही 1 और ना ही डी। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें। देखिए, पहला है, इस काल में भारत में प्रथम नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि भारत में पहला नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था 26वीं सदी में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। दूसरा है, विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ, सही है। लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ, ये भी गलत है, 6ठी शताब्दी में नहीं हुआ है, 1200 ईसा पूर्व में हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। इसने सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के क्या कारण थे? देखिए, इसके कारण थे उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, जंगल की उपलब्धता। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, तमिलकम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे, गलत है क्योंकि ब्राह्मी भाषा में नहीं था, ये प्राकृत भाषा में था। दूसरा है, तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के कालखंड के बीच में किया गया है। पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, बहिर्विवाह पद्धति किससे कहा जाता था? तो ये है अलग अलग गोत्र में विवाह करने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्र के कानून को लागू करवाने के लिए ब्राह्मण ने क्या अपनाया? सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, इसमें वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बताया, सही बात है। शासकों को इस व्यवस्था को लागू करवाने के उपदेश दिया, ये भी सही है। लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। थेरावादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है मूर्तियों में देवियों द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र या शुभ वस्तुएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, प्रारंभ में बौद्ध स्त्री के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, सही बात है। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया, ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, बुद्ध की शिक्षाओं का विनय पिटक में संकलित किया गया है। नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में नहीं, सूत पिटक में संकलित किया गया है। उन्हें विश्व को अनित्य बताया। सही बात है। उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है। ये बात भी सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। गलत है। संपूर्ण विश्व में सजीव है, ये प्राणहीन नहीं बताए थे, वो सजीव बताए थे। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, ये बात सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अलवर्णी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? तो देखिए, उसको सामना करना पड़ा था भाषा का और धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नता का सामना करना पड़ा था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लू कहा जाता है, सही बात है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, ये भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा है? तो ये लिखा है फ्रांसवा बर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? मॉन्टेस्क्यू ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, सही है। दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था, ये बात भी सही है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है। अलवर्णी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। उसने किताब उल हिंद लिखी है, सही बात है। उसने अपना लेख अरबी भाषा में लिखा है, सही है। वह 12वीं शताब्दी में भारत आया, ये गलत है, क्योंकि 12वीं नहीं 11वीं सदी में आया था, तो सत्य कथन हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला फारसी भाषा में लिखा, गलत है, फारसी भाषा में नहीं लिखा था उसने, अरबी भाषा में लिखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 13वीं सदी में भारत आया था, ये भी गलत है, क्योंकि उसने 13वीं सदी में नहीं 14वीं सदी में भारत आया था। सत्य हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। देखते हैं असत्य कथन। देखिए, इसमें दुराते बारबोसा ने दक्षिण भारत की यात्रा की, सही बात है। इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए, सही बात है। फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की, ये गलत है, क्योंकि 7 बार नहीं, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। जेसुइट रॉबर्टो नोबेलिक ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया, ये सही है, तो इसने असत्य पूछा है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इनका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, गलत है, 13वीं सदी में नहीं हुआ था, इनका 12वीं सदी में हुआ था। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे, ये बात सही है, सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, सही बात है। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीनता को न अपनाकर पितृसत्ता को विचार पर बल दिया, गलत है, क्योंकि उसने स्थानीय आचार मातृसत्ता को अपनाया और मातृगृहता को अपनाया, उन्होंने पितृसत्ता को नहीं। देखते हैं, इसने पूछा है सत्य कथन का चयन करना, तो सत्य हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, सही बात है।
सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर किया, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया? ये कहा गया गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है, मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु थे रैदास। अगला क्वेश्चन है, महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। यह संपूर्ण भारतीय समाज के संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है, गलत है। यह संपूर्ण भारतीय समाज का नहीं होगा, यह होगा कृषक समाज का। दूसरा है, जिन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे उन्हें महान परंपरा कहा गया, सही है। स्थानीय लोकचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया, ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य देखते हैं। अंडाल एक नैनार स्त्री भक्त थी, गलत है यही, क्योंकि नैनार नहीं होगी, ये अलवार थी। दूसरा है, नलियारी दिव्य प्रबंधन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है, सही है। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई, सही है। स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, ये बात भी सही है। इसने असत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है? तो ये बाबा फरीद की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? कालिन मैकेंजी ने की थी, कालिन मैकेंजी ने की थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? तो नगलपुरम की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इनकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, सही बात है। कुदिरै चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे, तो ये हो जाएगा गलत। ये सेना के प्रमुख अधिकारी नहीं होते थे, ये घोड़े के व्यापारी होते थे, तो सत्य कथन हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है, विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया, यही गलत है, क्योंकि वो ना राजा थे और ना ही राम राय थे, वो प्रधानमंत्री था और राम राय के द्वारा किया गया था। दूसरा है, इस युद्ध में बीजापुर, अहमदाबाद तथा बरार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया। तो बीजापुर अहमदनगर तो था, लेकिन ये बरार नहीं था, बरार की जगह पे गोलकुंडा था, तो सत्य कथन कोई नहीं है, ना ही 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, सही बात है। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्मों के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पाही काश्त, सही है। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करते थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में पायक कौन थे? तो असम में पायक थे जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल कालीन राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, सही है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करते थे, ये बात भी सही है। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, ये गलत है। देखिए, खेतिहर नगद भुगतान तो कर ही सकता था, साथ साथ ही वो फसल का भुगतान भी कर सकता था, तो सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मुगलकालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं सत्य कथन। किसानों को ऐसी फसल खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिससे भुखमरी कम हो। नहीं, ऐसी खेती के लिए नहीं। देखिए, बढ़ावा दिया जाता था जिससे राज्य को ज़्यादा कर मिल सके, ऐसी खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था। दूसरा है, कपास और गन्ने जैसी फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था। ये बात सही है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी। सही है। राजस्व महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सब मरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं असत्य कथन इसका। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। सही बात है। कृषि की उपज को कीमतें नीची थी। ये भी सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिसमें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। ये गलत है। इसने गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जमींदार को शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंधन करने तक सीमित थी। ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया था? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। जमींदारों की सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया। सही बात है। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया। नहीं, सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया था। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। जोतदार किसे कहा जाता है? तो जोतदार धनी किसान वर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश अधिकारी ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करना है। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। सही है। पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी। सही है। संथाल से अंग्रेज को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था। सही है। संथाल अंग्रेज के लिए नए वन संपदा सुरक्षित करते हुए खेती कर सकते थे। ये गलत है, और इसने पूछा असत्य, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामी नेको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो यह 1832 में कर दिया गया। नेक्स्ट है, पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, संथालों के राजमहल की पहाड़ी पर बसने के कारण, और दूसरा है सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो ये दोनों बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। परिसीमन कानून, इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयत को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों तक ही मान्य होगा। ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? तो ये 1878 में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। सही है। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये भी सही है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट थी। यह बात भी सही है, तो तीनों बात सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहाड़िया तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे। गलत है, क्योंकि वो अस्थायी निवासी नहीं थे। दूसरा है, कुदाल पहाड़िया जीवन का तथा हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। तो ये बात सही है। कई बार दोनों अंग्रेज के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े। ये बात गलत है, तो सत्य हो जाएगा सिर्फ 2। ऑप्शन ए, केवल 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकानन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। वह प्राकृतिक संसाधनों से
लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसे दोहन के पक्ष में था। यही असत्य है। बाकी सब सत्य है। बुकानन की यात्रा के बारे में उसने संथालों के जीवन के बारे में लिखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान खनिजों की खोजने की कोशिश की। उसने भी रिपोर्ट में उत्पादकता बढ़ाने के तरीके का भी जिक्र किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के पूर्व अपवादों के संदर्भ में सत्य कथन का सत्यकूट का चयन करें। देखिए, चर्बी वाले कारतूस की बात अंग्रेज अफवाह मानते थे। सही है। भारतीय आम जनता में यह बात व्यापक थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सही है। अफवाहों को समाज सुधार कानूनों तथा सती प्रथा तथा हिंदू विधवा विवाह आदि के कारण बल मिला। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कुल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? तो गोनू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का था। गलत है। यह कथन लॉर्ड डलहौजी का था। दूसरा, यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था। नहीं, यह अवध साम्राज्य के बारे में बोला गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ना ही 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। इसमें हो जाएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। सही है। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। ये बात भी सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ये बात भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासन के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकेगा। गलत है, क्योंकि संधि भी नहीं कर सकता था। ऑप्शन डी हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? यह अवध के विलय में कहा गया था। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? यह 1856 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। गलत है। ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये यूपी से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट में विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। सही बात है। तो सत्य कथन पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के तालुकदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई। नहीं, यह 1855 नहीं होगा, यह 1857 होगा। 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सही है। तो सही पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा। केवल 2 सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, विद्रोही ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पुनर्स्थापित करना चाहते थे। सही है। उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया था। ये बात भी सही है। सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। ठीक है, देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, चंपारण नील आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो ये लिखा है लुई फिशर ने। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? ये जज थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। सही है। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। ये भी सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था के प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात भी सही है। तो सत्य हो जाएगा। इसमें असत्य कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उनमें से कोई नहीं। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया। गलत है,
क्योंकि लखनऊ में नहीं हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। दूसरा है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये बात सत्य है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। असत्य कथन का चयन करना है तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा केवल एक। दूसरा है, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ये भी सही है। तो असत्य कोई नहीं है, ना ही वो ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? ये 1931 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासक व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ, सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव को कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, गलत है। 11 में से 8 प्रांतों में सफलता नहीं मिली, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की सत्ता में आए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, तो सत्य हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, गलत है। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ये सत्य है। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था? तो ये निर्धारित किया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, ये गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, सही है। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। ये क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुआ था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। नगरों में श्रमिक वर्ग ने हड़ताल किया, सही है। मार्च 1922 में चौरा चौरी अग्निकांड कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, ये गलत है क्योंकि फरवरी होगा। 1921 में राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया, 1922 में, ये भी गलत है। तो सत्य हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, सही है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया, ये बात भी सही है। सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों बात सही है। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो मुख्य योजनाकार थे SN मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सत्य कथन का चयन करना है। संविधान के मसौदे में विषयों में 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सही बात है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया, नहीं, राज्य नहीं, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, ये बात सही है। तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य की केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई थी, सही बात है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया, ये बात भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, गलत है। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्ति तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप में विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, तो 1919 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, गलत है। ये राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, ये राजकीय भाषा होगी। दूसरा है, पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, सही बात है। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा, ये बात भी सही है, सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त होता है, 12th तक कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। 6 से लेकर 12th तक का मैंने करवा दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा साइंस का, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।